हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं। एंड गाइस, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, ये जो पार्टिकुलर बुक है, ये जो हमारा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन था जिसका घटना चक्र का, उसमें ये एक अगली कड़ी है। देख सकते हैं आपके सामने ये बुक है, ठीक है। दिस इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट वाला पार्ट। एंड इससे पहले मैंने पॉलिटी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह हर चीज़ कवर कर रखा है, ज्योग्राफी सब कुछ कवर्ड है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी कवर्ड है, तो उसे ज़रूर देखें। एंड चैनल पर नए हैं, ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये बुक इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज बहुत पतली सी किताब है और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है जिसे माइंड मैप कहते हैं। तो माइंड मैप के थ्रू अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, आपको याद करने में आसानी रहती है। तो 2023 का है, लेटेस्ट एडिशन है, बिल्कुल देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे। इसका इंडेक्स आप देख सकते हैं। पार्ट 1 में चैप्टर 1 इकोनॉमी को जनरल एक समझने के लिए बताया गया है, नेशनल इनकम है। दूसरा चैप्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सो ऑन। आप इसे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप इसे देख लेना, ठीक है। पार्ट बी में सोशल डेवलपमेंट है, सी में एक्सटर्नल सेक्टर है, डी में डेमोग्राफी है, एंड तमाम ये सब चैप्टर्स, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से, जो कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो पहले कहता है इंट्रोडक्शन कि आप भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे समझते हो, इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है उसका। सो पॉइंट दिया गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू क्वालिटेटिव। अब यहाँ पे क्वालिटी की बात की गई है, क्वालिटेटिव चेंजेस इन इकोनॉमिक नीड्स, गुड्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो बात को समझिए, फिर से ये लाइन दोहराता हूँ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू क्वालिटेटिव। देखिए, क्वालिटी अलग चीज़ होती है, क्वांटिटी अलग चीज़ होती है। तो जब भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं कि क्या कोई कंट्री डेवलप कर रही है तो वहाँ के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई चेंज आ रहा है कि नहीं। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है इकोनॉमिक चेंज, एंड दिस चेंज इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक नीड्स, गुड्स एंड इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू क्वालिटेटिव चेंजेस इन इकोनॉमिक नीड्स, गुड्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो एक चीज़ और बता दूं कि जब भी मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलूँगा तो वहाँ पे क्वालिटी आएगी, और जब भी मैं इकोनॉमिक ग्रोथ बोलूँगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वो क्या है, वो एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है जिसमें हम कहते हैं कि भाई मेरी इकोनॉमी 7% ग्रो हो गई, 8% ग्रो हो गई, तो वहाँ पे क्वांटिटी की बात की जाती है, भले ही उस ग्रोथ से हमारे सोसाइटी का डेवलपमेंट ना हो, मतलब कि उनकी क्वालिटी जो है सोसाइटी के लाइफ की क्वालिटी वो इम्प्रूव ना हो। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यही अंतर है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को देखता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों को देखता है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। So next point है, it is taken to be a structural transformation of an economy by introducing more mechanized and updated technology to increase labor productivity, income, employment and standard of living। तो जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाती है तो एक क्या है, ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब आपका स्ट्रक्चरल से आप क्या मतलब समझ रहे हो कि भैया कोई भी चीज़ एक प्लान्ड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगी कि स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जाए कि भैया उसमें आपकी इनकम बढ़ जाए, एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इंक्रीज़ हो, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो ये सब एक मैकेनाइज्ड अपडेटेड टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी को जनरल कैसे समझोगे आप, इसके इंट्रोडक्शन से देखते हैं। तो समझिए कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। An economy is the system that shows the nature and level of economic activities taking place in a country or a particular region, ठीक है। तो इकोनॉमिक जो है, एक इकोनॉमी जो है ये एक सिस्टम है। सिस्टम जब मैं कहता हूँ तो आप इसको अकेला नहीं मान सकते, कई चीज़ों की ये कॉम्बिनेशन बन के एक सिस्टम बनता है, ठीक है। दैट शोज़ द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसी भी कंट्री में या फिर किसी भी पार्टिकुलर नेचर में।
एंड इन दिस प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल सेक्टर्स आर इंक्लूडेड। तो देखिए यहाँ पे सेक्टर्स की बात की गई है, तो सेक्टर्स क्या हो सकता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर हो सकता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो सकता है, सोशल सेक्टर हो सकता है, ऐसी तमाम सेक्टर्स होते हैं, सब सेक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और सर्विस सेक्टर होता है। तो आपकी जो भी सेक्टर्स हैं वो क्या आपका गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही हैं, और इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, कंजम्पशन हो रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्शन होगा जब तक वो ट्रांजैक्ट करके कोई उसका कंजम्पशन ना करे तब तक इकोनॉमी का कोई मतलब नहीं है। अब आप प्रोडक्शन आपका बहुत ज़्यादा है बट आपकी माल सप्लाई नहीं हो रही है, आपका माल बिक नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा है। तो कंजम्पशन भी ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट तो होगा ही, जब आप प्रोडक्शन में एक्टिविटी करोगे तो आप तमाम लेबर रखोगे, डिजाइनर रखोगे, तमाम एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट की वहाँ पे जनरेट होगी, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, कि किस तरीके की इकोनॉमी है, क्लासिफाई करें, तो उसको 3 कैटेगरी में रखा जा सकता है। वो है कंट्रोल बेस्ड, ठीक है, दूसरा है डेवलपमेंट बेस्ड और तीसरा है एक्सटर्नल रिलेशन बेस्ड। अब ये तीनों का नाम बोला है मैंने, इसको समझाया नहीं है, अब समझाता हूँ आपको कि कंट्रोल बेस्ड इकोनॉमी क्या होती है क्लासिफिकेशन में। तो कंट्रोल बेस्ड इकोनॉमी, अगर मैं किसी इकोनॉमी को क्लासीफाई करूँ कंट्रोल के बेसिस पे, तो मैं कह सकता हूँ कि वो अगर वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो वहाँ पे कंट्रोल किसका होगा, वहाँ पे कंट्रोल होगा मार्केट का। कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती है वहाँ पे पूंजीपति, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब पूंजीपतियों की इकोनॉमी होती है, तो वहाँ पे क्या है, सरकार का कंट्रोल नहीं होता है, वहाँ पे मार्केट सब कुछ डिसाइड करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे, ठीक है। किसी चीज़ का दाम बढ़ सकता है, डिमांड बढ़ गया तो, सप्लाई कम हो गई तो, ठीक है, तो मार्केट सब कुछ डिसाइड करता है। लेजेस फेयर होता है, मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होती है। तो एक तो हो गया कंट्रोल बेसिस में, किसका कंट्रोल होगा यहाँ पे, कैपिटलिस्टों का कंट्रोल होगा, मतलब पूंजीपतियों का कंट्रोल होगा। फिर आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब देखिए कोई पूंजीपति सोशलिस्ट काम क्यों करेगा, इतने दयावान कोई नहीं है, ठीक है, टैक्स से बचने के लिए कर दें अलग बात है, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ कि इकोनॉमी ही आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तो वहाँ पे कंट्रोल किसके हाथ में होगा, वहाँ पे कंट्रोल होगा सरकार यानी कि स्टेट यानी कि मतलब कि पूरे देश का जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करेगा। यहाँ पे स्टेट कोई यूपी बिहार की बात नहीं हो रही है, मैं ओवरऑल कंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो मोडस ऑपरेंडी होती है, जो सोच होती है, वो ये होती है कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को, इवन टू द डाउन ट्रोडन को भी सब कुछ मिलना चाहिए। सोशलिस्ट अप्रोच ये होता है कि भैया जो हमारा धन है, आय है एक कंट्री का, वो सब में बटे। तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का ये सोच होता है, जहाँ पे मोस्टली स्टेट कंट्रोल करती है, फिर आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट को मिक्स कर दो, दोनों के अच्छे ट्रेड्स को मिला दो, तो बनता है मिक्स्ड इकोनॉमी। थोड़ा सा अच्छा ट्रेड कैपिटलिस्ट का ले लिया, थोड़ा सा अच्छा ट्रेड सोशलिस्ट का ले लिया, और इसे हमने बना दिया मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पे होता क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी में कि आपको सरकार का भी थोड़ा सा कंट्रोल मिलेगा ऐसी चीज़ों पे, जैसे कि वाटर सप्लाई है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पे कैपिटलिस्टों के हाथ में वाटर दोगे तो भैया एक बोतल जो है वो 500-500 रुपये का कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कई चीज़ों को, जैसे हेल्थ है सेक्टर, स्कूलिंग है, हाँ, ये सब चीज़ों को सरकार चाहती है कि अपने कंट्रोल में रखा जाए, और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे लाइविश लाइफ जीने की चीज़ें, गाड़ी, ठीक है, फ्रिज, कूलर, एसी, ये सब भैया मार्केट पे छोड़ दो सब कुछ, बाकी नीड की, बट बेसिक चीज़ें जो चाहिए वो सरकार कंट्रोल करे। तो दोनों का मिक्सचर होता है, कैपिटलिस्ट का भी और सोशलिस्ट का मिक्सचर होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, इसलिए इसका नाम भी मिक्स्ड है। तो ये आपने देखा कि कंट्रोल के बेसिस पे इकोनॉमी को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, क्लासीफाई किया जा सकता है। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट के बेसिस पे कैसे किसी इकोनॉमी को डिवाइड किया जा सकता है, क्लासीफाई किया जा सकता है। तो हमारी कंट्री क्या है, हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि हम डेवलपमेंट के राह पे चल रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं हो चुके हैं। तो इस कैटेगरी में जो डेवलपमेंट बेस्ड होता है, इस कैटेगरी में 3 कैटेगरियाँ आती हैं, ठीक है। जैसे कि अनडेवलप्ड कंट्रियाँ, मोस्टली जो अफ्रीकन कंट्रियाँ हैं,
साउथ अमेरिकन कंट्रियाँ कुछ हैं वो अंडर डेवलप्ड आएगा, अंडर डेवलप्ड में आती हैं, अनडेवलप्ड में आती हैं, अनडेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड, मतलब कि कुछ तो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है और कुछ जो है कम डेवलप्ड हैं और बहुत धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है उनका, तो वो पहली वाली कंट्री में कैटेगरी में आएंगी। जैसे कि अफ्रीकन कंट्री, आप नाइजीरिया चले जाओ, सूडान चले जाओ, मोस्टली अफ्रीकन कंट्रियाँ जो है या तो अनडेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। और वहीं अगर बात करें डेवलपिंग कंट्रियों का, तो एशियन कंट्री ले सकते हो, जैसे कि इंडिया। चाइना भी अपने आप को क्लेम करता है, हालांकि डेवलप्ड की कैटेगरी में उसे रख देना चाहिए मेरे हिसाब से, बट ठीक है, डेवलपिंग कंट्री के का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इंडिया आता है, चाइना आता है एंड सो ऑन, बहुत सारी कंट्री आती हैं। डेवलप्ड इकोनॉमी में मोस्टली यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिका में जो कनाडा वगैरह ये सब है, और अमेरिका खुद यूएसए जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमी में आता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है। तो आप डेवलपमेंट के बेसिस पे भी कैटेगराइज कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो। एक्सटर्नल रिलेशन के भी बेसिस पे हम कर सकते हैं इसको क्लासीफाई, जैसे कि कोई इकोनॉमी अपने आप को खोल के रखी है कि मतलब मैं दुनिया में सबसे व्यापार करूँगा, मैं अमेरिका से भी व्यापार करूँगा, मैं चाइना से भी व्यापार करूँगा, मतलब सबके साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके रखी है, अपनी कंट्री को खोल के रखी है कि भाई आओ हमारे देश में इन्वेस्ट करो, हमारे यहाँ से आयात निर्यात करो, ठीक है। तो ये ओपन इकोनॉमी कही जाती है। क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जो कि बिल्कुल अपने दरवाजे बाहर की कंट्रियों के लिए एक्सटर्नल रिलेशन बिल्कुल बंद करके रखती है। ऐसी कंट्रियाँ बहुत सारी है, इंडिया भी रह चुकी है इसका पार्ट 80s तक, उसके बाद हमने खुलना शुरू किया और हम बहुत खुल चुके हैं। तो क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी पे भी इसको क्लासीफाई किया जा सकता है। तो हमने क्लासिफिकेशन देखा इकोनॉमी का। अब हम थोड़ा और डीप जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कंट्रोल बेस्ड जो क्लासिफिकेशन होता है इकोनॉमी का वो कैसे होता है। तो कैपिटलिस्ट की बात की थी हमने, सोशलिस्ट की और मिक्स्ड की बात की थी कंट्रोल के बेसिस पे, जस्ट अभी डिस्कस किया था। तो कैपिटलिस्ट में क्या होता है, यहाँ पे एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, जो कि मैं पहले ही बता दिया हूँ आपको। कैपिटलिस्ट क्या चाहते हैं, वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और मार्केट सिस्टम को फॉलो करते हैं। सोशलिस्ट में क्या बताया था मैंने, यहाँ पे वेलफेयर ऑफ द पीपल देखा जाता है कि डाउन ट्रोडन को भी इनफैक्ट जो है यहाँ पे सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, पैसा उनको भी मिलना चाहिए। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर जो होता है वो स्टेट ही कंट्रोल करती है लगभग सारे रिसोर्सेज को, जैसे कि मैन मटेरियल सब कुछ, ठीक है, मशीनरी, लैंड, सब कुछ कंट्रोल करती है। अब आता है मिक्स्ड वाला। तो मैंने बताया था कि मिक्स्ड में क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं प्रॉफिट एंड मार्केट सिस्टम पे होती है, कुछ वेलफेयर पे भी होती है। यहाँ पे दोनों सेक्टर का जो है एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब मार्केट बेस्ड कॉन्सेप्ट भी चलता है, और पब्लिक सेक्टर यानी कि स्टेट जो है ऐसी चीज़ें जो कि बिल्कुल नीडी चीज़ें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसमें सब्सिडी भी देना पड़ता है, वैसी चीज़ों को पब्लिक सेक्टर जो है कंट्रोल करती है स्टेट के द्वारा। सो नाउ विल डिस्कस डेवलपमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। तो अगर हम बात करें अनडेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की, इसमें भी 3 कैटेगरी मैंने बताई थी, अनडेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, दूसरी मैंने बताई थी डेवलपिंग और तीसरी बताई थी डेवलप्ड। तो एक एक करके देखेंगे। अनडेवलप्ड वाली में या फिर अंडर डेवलप्ड कह सकते हैं, इसमें दोनों की कैटेगरी एक ही है। सो द वर्ड अनडेवलप्ड इज यूज फॉर दैट इकोनॉमी वेयर द स्कोप और होप्स ऑफ द डेवलपमेंट इज ब्लीक, मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट का उम्मीद ही बहुत कम है, तो उसे हम अनडेवलप्ड कंट्री कहते हैं, ठीक है, या फिर इकोनॉमी कहते हैं। वाइल द वर्ड अंडर डेवलप्ड इज यूज फॉर दैट इकोनॉमी वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज इनफ बट देयर इज लेस डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन में ऐड करता हूँ। और वही अगर बात करें अंडर डेवलप्ड की, सो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी विच undeveloped economy is that economy which has no capability of development, and underdeveloped economy is that economy which is reasonably developed and it has potential also, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल भी है। अब हम बात कर लेते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी की। सो ड्यू टू मॉनिटरी, टेक्नोलॉजिकल एंड नॉन इकोनॉमिक लिमिटेशन इन डेवलपिंग इकोनॉमी,
ड्यू टू मॉनिटरी, टेक्नोलॉजिकल एंड नॉन इकोनॉमिक लिमिटेशन इन डेवलपिंग economy, the level of income, consumption, saving and capital formation is low comparison to the developed economy। जैसे कि इंडिया एक अच्छा एग्जांपल है। हमारे यहाँ दिक्कतें क्या क्या हैं, हमारे दिक्कत लिमिटेशंस क्या क्या है। मॉनिटरी लिमिटेशन है, सरकार बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं कर सकती, उसको बैलेंस करके देखना है। उसके पास पैसा इतना ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खर्च करे ताकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी नहीं होता ऐसी कंट्रियों में। टेक्नोलॉजी आती है लेकिन मीडियम लेवल की टेक्नोलॉजी होती है। हम कई बार बड़े कंट्रियों से, डेवलप्ड कंट्रियों से ख़रीदते भी हैं। खुद का अपना टेक्नोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो बहुत वीक होता है। बहुत वीक तो नहीं, कैसे मीडियम लेवल का होता है, लिमिटेशन है उनके। और कुछ नॉन इकोनॉमिक लिमिटेशन होती हैं ऐसी कंट्रियों में। तो कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे लो होता है कंपेरेटिव टू द डेवलप्ड इकोनॉमी। अब अगर हम बात करें डेवलप्ड इकोनॉमी की, तो इट इज़ ये कैटेगरी जो है एन इकोनॉमी वेयर ऑल द 3 रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड फिजिकल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या हो सकता है, जैसे कोल एक नेचुरल रिसोर्स है, पेट्रोलियम एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके किसी भी प्रोडक्शन में। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज भी होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी बहुत यहाँ पे अपर लेवल का होता है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन को जब रिसोर्स की तरीके से डील किया जाए तो इसमें क्या होता है कि ह्यूमन का हेल्थ अच्छा होना चाहिए, उनके पास नॉलेज होना चाहिए, यानी कि एजुकेशन उनका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन उनके पास है तो वो ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हो जाते हैं। ठीक है, और वही फिजिकल रिसोर्स की बात करें तो फिजिकल रिसोर्स में आपका, ठीक है, आपके बाकी रिसोर्सेज आ जाते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज जैसे लैंड हो गया, है ना, तो ये सारी चीज़ें, मशीनरी हो गई। तो नेचुरल, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज की जो है यहाँ पे तीनों रिसोर्सेज जो हैं दे आर अवेलेबल इन एबंडेंस एंड देयर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन इज़ गोइंग ऑन। ऑप्टिमल का मतलब है कि ऑप्टिमम यूज से मतलब यह है कि ऐसे यूज किया जाए जहाँ पे वेस्टेज भी ना हो और उसकी मैक्स कैपेबिलिटी को भी एक्सप्लॉइट किया जा सके। ये सब जो ऐसी कैटेगरी वाली कंट्रियों को या फिर इकोनॉमियों को डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। अब आ जाते हैं हम एक्सटर्नल रिलेशन के बेस्ड पे जो क्लासिफिकेशन इकोनॉमी का, जिसमें ओपन इकोनॉमी की बात की थी, तो मैंने समझा ही दिया था। ओपन इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे ट्रेड्स होता है विथ अदर नेशंस इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड मोस्ट ऑफन ऑल्सो इन फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, जो ओपन इकोनॉमी होती है वहाँ पे ट्रेड होता है दूसरी कंट्रियों के साथ, सर्विसेज के साथ, गुड्स के साथ, फाइनेंशियल एसेट के साथ। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन इज़ अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस। ठीक है, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन से ये सब अफेक्ट होती हैं। मिनिमम रिस्ट्रिक्शन होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, मतलब खुला है बिल्कुल, आप आयात करो निर्यात करो किसी भी देश के साथ, कोई रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। ऑलमोस्ट ऑल द इकोनॉमीज़ आर ओपन इकोनॉमीज़ ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। आज के डेट में मैक्सिमम जो, ऑलमोस्ट ऑल कह सकते हैं, इकोनॉमीज़ जो हैं ओपन है मॉडर्न वर्ल्ड में। ठीक बात है। फिर आता है क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है। सो ए क्लोज्ड इकोनॉमी टिपिकली रेफर्स टू ए कंट्री दैट डज नॉट ट्रेड और इंगेज इन अदर फाइनेंशियल एक्सचेंजेस विथ एनी अदर कंट्री। जैसे कि हमारा देश भी बहुत दिनों तक क्लोज्ड इकोनॉमी था, क्योंकि हम किसी के साथ ट्रेड नहीं करते थे। नोशन क्या था, पहले हमने आज़ादी के बाद सोचा कि आज़ादी हमें मिली है, अब फिर से किसी के साथ अगर हम ट्रेड वेड करेंगे तो वो ससुरा क्या करेगा, यहाँ पे ट्रेड करेगा, यहाँ पे हमारी कंट्री को फिर से हड़प लेगा, गुलाम बना देगा। तो ये सोच थी हमारी, तो हम अपने आप को क्लोज्ड कर लिए थे, भैया हमारे पास जो रिसोर्स है हम उसी को यूज़ करके अपना प्रोडक्शन करेंगे, उसी से हम सर्वाइव करेंगे। बट आज के डेट में ये पॉसिबल नहीं है। और फाइनेंशियल क्राइसिस से भी हम, इकोनॉमिक क्राइसिस जो कि 1991 में हुआ था हमारे साथ, तो उसने हमारा आँख खोल दिया। सो नॉर्थ कोरिया आज के डेट में एक अच्छा एग्जांपल है। अब तो हम भी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, नॉर्थ कोरिया है अभी भी। अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। हमने बात कर लिया ओवरऑल इकोनॉमी जो मैं बोल रहा हूँ तो वो कंप्लीट वर्ड नहीं है जब तक उसके साथ कुछ लगाओ नहीं प्रीफिक्स के तौर पे, जैसे अमेरिकन इकोनॉमी, मेरी इकोनॉमी, तेरी इकोनॉमी, कैनेडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, भूटानी इकोनॉमी। ठीक है, तो आप इकोनॉमी आप समझ लो बस, और उसके बाद आप इंडियन इकोनॉमी की बात करोगे तो इंडियन इकोनॉमी इज़ ए डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, हमारी इकोनॉमी कैसी है, डेवलपिंग। मैंने बताया ही था,
which is a fifth largest economy. See, this is a fact. Which is fifth largest economy as per वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से। और सितंबर 2022 में ये रिपोर्ट आया था इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से हमारा नॉमिनल जो है, नॉमिनल और रियल दोनों अलग अलग होता है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बता रखी हैं इकोनॉमी वाले में। तो नॉमिनल में क्या होता है, जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता है, जबकि जो रियल होता है उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया जाता है। एंड द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पेरिटी, दैट इज़ पीपीपी, परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से हम थर्ड हैं, और नॉमिनल टर्म्स, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से हम पाँचवें लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छा फिगर है, बड़ी इकोनॉमी है हम। अब हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर 1909 नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 एंड बियॉन्ड आप समझ लीजिए। तो हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है, आज के डेट में मिक्स्ड इकोनॉमी है। हम वेलफेयर सोशलिस्ट थॉट पे भी काम करते हैं। हमारा जो डेवलपमेंट का स्टाइल था, जो मोडस ऑपरेंडी था, वो प्लानिंग कमीशन के थ्रू प्लानिंग करके 5 ईयर्स प्लान पे हमने काम किया। आज के डेट में वो ख़त्म हो गया है, नीति आयोग काम कर रही है उसके जगह पे। लिमिटेड फॉरेन ट्रेड हमने शुरू में किया था 1991 की बात करें तो, ठीक है। उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई हमारी 1991 में, क्योंकि 1991 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। हमारी कंट्री जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रही थी। बताते हैं कि 15 दिन का मात्र हमारे पास जो है फॉरेन एक्सचेंज था, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, क्योंकि आपको हर चीज़ जो भी ख़रीदना है, तेल वेल ख़रीदना है, वो सब आप डॉलर में ही ख़रीदोगे। तो आपके पास अगर फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा तो आप ख़रीदोगे कैसे। तो 15 दिन के लिए हमारे पास था। 2 रीज़न थे, एक तो फॉरेन एक्सचेंज डाउन हो गया था, दूसरा जब हमारा रिमिटेंस था वो भी खाड़ी देशों से नहीं आ रहा था, क्योंकि उस समय वहाँ पे डिस्टर्बेंस चल रहा था। सो हमने 1991 में IMF से हेल्प मांगी, ठीक है, IMF से हेल्प मांगी, और IMF ने एक्सटेंडेड फैसिलिटी के तहत हमें हेल्प किया था, जिसमें उसने कई सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस कराए, और हमने फिर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या फिर ग्लोबलाइजेशन, LPG पॉलिसी को फॉलो किया, लिबरलाइज़ किया अपनी हमने इकोनॉमी को। फिर हमने प्राइवेटाइज़ भी किया, मैक्सिमम जो पब्लिक सेक्टर डील कर रही थी अननेसेसरी उसको प्राइवेट कर दिया, और हमने अपनी इकोनॉमी को ग्लोबली खोल दिया। हमने कहा कि संसार एक ग्लोबल विलेज है, ठीक है, सबके साथ अब हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये हमने किया LPG। फिर आता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। किसी इकोनॉमी के सेक्टर्स को कैसे समझेंगे वो देख लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हम इसको 3 सेक्टर में बांट सकते हैं, 3 सेक्टर में, ठीक है। सो एन इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स, दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तीनों के बारे में अभी बताता हूँ मैं आपको। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, क्या बेसिस होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी डिसाइड करने में, वो होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जैसे कि अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे किस तरीके की एक्टिविटी होती है, खेती होती है, फॉरेस्ट्री होता है, यानी कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको फिशरी, माइनिंग, ये सारे सेक्टर जो है, ठीक है, सब सेक्टर कहे जा सकते हैं एग्रीकल्चर या फिर प्राइमरी सेक्टर के, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जो है प्राइमरी सेक्टर में आता है, जहाँ पे आप खेती करते हो, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हो, फॉरेस्ट्री करते हो, फिशिंग करते हो या फिर माइनिंग करते हो, ठीक है। अगर वही बात करें हम सेकेंडरी सेक्टर की, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ ना कुछ बनता है, फिजिकली बन के दिखता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कोई प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चर, कोई गुड्स का मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहीं पे कुकर का मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहीं पे गाड़ी का मैन्युफैक्चर हो रहा है, बाइक का हो रहा है, ठीक है। और एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जैसे बिल्डिंग बन रही है, तमाम चीज़ें।
इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, गैस एंड वाटर सप्लाई, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। वही अगर बात करें टर्सरी सेक्टर की, तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सर्विस सेक्टर? क्योंकि यहाँ पे आप सर्विसेज लेते हो, जैसे जहाज़ में यात्रा करते हो, कम्युनिकेशन यूज करते हो, ठीक है, जहाज़ में यात्रा करते हो, तो क्या मिलता है आपको? फिजिकली कुछ मिलता है क्या? आप जहाज़ में घूम के एक जगह से दूसरी जगह चले गए, फिजिकली कुछ मिला? 4,000 5,000 10,000 का टिकट लिया, फिजिकली कुछ मिला? नहीं। बट आपको क्या मिला? आपको सर्विस मिली, आपका टाइम बचा, सर्विस मिली। ट्रेड आपने किया बैंक के थ्रू, कहीं भी कैसे भी, तो ट्रेड भी एक टर्सरी सेक्टर का पार्ट है। इंश्योरेंस लिया आपने, स्टोरेज करवाया, कम्युनिटी सर्विसेज ली, ये तमाम चीज़ें टर्सरी सेक्टर या फिर जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, ये सब इसके पार्ट हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। चैप्टर 2, इसको पूरी बुक को कवर करते रहते हैं, ठीक है। चैप्टर 2 को देखते हैं। चैप्टर 2 है हमारा नेशनल इनकम। सो जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम का डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए किसी देश का नेशनल इनकम निकालना, देश का, उसका कुछ मोडस ऑपरेंडी तो होगा ही। सो नेशनल इनकम मीन्स द सम टोटल ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू। क्या है ये? सम टोटल है, मतलब कि जितनी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए यहाँ पे फाइनल बोला गया है, नॉट इंटरमीडिएट, ठीक है। मान लीजिए कि कोई आपने सपोज आपने एक मिल लगाया, ठीक है, फ्लोर मिल था, तो फ्लोर मिल के बगल में ही आपने ये ब्रेड का एक प्रोसेसिंग यूनिट खोल दिया। तो देखिए हुआ क्या, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब ये है कि जब आपने गेहूं की फसल काटी, ठीक है, उसको फिर फ्लोर मिल ले गए, वहाँ पे आपने उसका आटा बनाया, ठीक है, आटा बनाया। अब उस आटे को फर्दर आपने यूज़ करके ब्रेड बनाया। तो जो फाइनल गुड क्या है आपका, यहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो फाइनल गुड यहाँ पे ब्रेड है, ना कि आटा है, ना कि गेहूँ है। तो यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू किसकी निकाली जाएगी? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस्ड बाय पीपल ऑफ ए कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमारा, ठीक है, मार्च, अप्रैल से लेकर मार्च तक का रहता है। और अगर नेशनल इनकम की बात करें, तो नेशनल इनकम जो होता है वो जीडीपी, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इन सब इस फॉर्मूला से निकाला जाता है। तो एक एक करके इसको छोटे छोटे में समझा देता हूँ, बहुत डीप तो बताना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे देखिए जीडीपी क्या होता है, आपके देश के बाउंड्री के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो गई हैं, उन सब का वैल्यू कैलकुलेट कर दो तो आपकी जीडीपी निकल जाती है, ठीक है। मार्केट प्राइस पे आपको यहाँ पे रखना है। जीडीपी समझ में आ गया। डिप्रिसिएशन क्या होता है? देखिए आप कोई भी सामान खरीदिए, उसमें डिप्रिसिएशन होगा ही। मान लो आपने एक गाड़ी खरीदी, आज ये गाड़ी 4 लाख की खरीदी, अगले साल जाओगे तो उस गाड़ी का जो कीमत है वो 3 ही लाख हो जाएगा, डिप्रिसिएशन आएगा। मान लीजिए आपने मशीनरी खरीदी है कुछ प्रोडक्शन के लिए, वो मशीन वियर एंड टियर आएगा ही, घिसेगा, घर्षण की वजह से भी, फ्रिक्शन की वजह से डिप्रिसिएशन आता है, उसका भी प्राइस कम होगा। तो भैया आपने कुछ प्रोडक्शन किया, उसमें कुछ आपका जो है डिप्रिसिएशन आपकी मशीनरी में आ गया, तो उसको माइनस तो करोगे ना नेशनल इनकम निकालने के लिए, इसीलिए माइनस किया जा रहा है डिप्रिसिएशन को। फिर इसमें माइनस आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी किया जा रहा है। 2 तरीके के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी। तो यहाँ पे जीएसटी को माइनस करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपका नेशनल इनकम निकलेगा। और इसमें प्लस करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मतलब कि कुछ लोग हमारे देश के बाहर भी रहते हैं, वहाँ पे भी कमाई करते हैं, तो वो लोग पैसा जो भेजते हैं रिमिटेंसेस के तौर पे, तो वो तो इंडिया में ही आ रहा है, तो उसको नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। तो आपने देखा कि जीडीपी रहेगा, जीडीपी में से डिप्रिसिएशन घटा देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे, और नेट फैक्टर इनकम जो कि हमारे लोग बाहर में काम करके कमा रहे हैं, यहाँ भेज रहे हैं, उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, एक थोड़ा और। तो इसके टाइप की बात करें तो नेशनल इनकम निकाला जा सकता है जीडीपी से की मदद से, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है।
इसके अलावा नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम होता है। ये टाइप है नेशनल इनकम के। अब इनको आगे चल के पढ़ने को मिलेगा आपको, डोंट वरी, इनके बारे में डिटेल में मिलेगा। मेजरमेंट मेथड क्या होता है? एक तो प्रोडक्शन मेथड होता है, अप्रोच जिसे कहते हैं कि कितना प्रोडक्शन हो गया कंट्री में, सबको जोड़ दोगे तो मिल जाएगा आपका नेशनल इनकम। इनकम मेथड से भी निकाला जा सकता है कि भैया लोगों को इनकम कितना हुआ, पूंजीपतियों को, लेबर को, सबका इनकम जोड़ दोगे तब भी निकल जाएगा। या फिर प्रोडक्ट की वैल्यू जोड़ लो या फिर इनकम मेथड जोड़ लो, एक ही किसी मेथड से निकाला जा सकता है। मतलब सब सारे मेथड से निकाला जा सकता है, बट कोई भी मेथड आप यूज करके निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये है। एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकाला जा सकता है कि प्रोडक्शन में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, वो जोड़ दोगे तब भी आपका नेशनल इनकम निकल जाएगा। इसके अलावा आता है फिर आपका नेशनल इनकम रिलेटेड सेट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम रिलेटेड सेट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो डोमेस्टिक या फिर नेशनल जो है, डोमेस्टिक या फिर नेशनल, क्रॉस और फैक्टर, एस्टिमेशन एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट। तो कहने का मतलब कि जो नेशनल इनकम हम निकालते हैं ना, वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बेसिस पे भी निकाला जा सकता है, ग्रॉस या फिर फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जा सकता है। यहाँ पे कॉस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस कॉस्ट अलग अलग होता है, ठीक है। और इसके अलावा एस्टिमेशन एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस पे भी निकाला जा सकता है। इनको भी आगे चल के हम एक एक वर्ड को डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। तो जीडीपी आ गया सबसे पहले कि जीडीपी होता क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में मैंने क्या बताया था आपको कि एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर, उसके जोग्राफिकल एरिया के अंदर, जैसे भारत ये है ना, सपोज मैं ऐसे रफली ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे जगह कम है, सॉरी। भारत के अंदर ही इसी जोग्राफिकल एरिया के अंदर कितना प्रोडक्शन हो गया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, जीडीपी निकल जाएगी। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल है यहाँ पे, फाइनल नॉट इंटरमीडिएट, फाइनल वाला मैंने बताया था, गुड्स एंड सर्विसेज विद इन ए कंट्रीज जोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, ठीक है। एक पीरियड होगा, हो सकता है वो 1 साल का हो, 6 महीना का भी निकाल सकते हो, बट जनरली 1 साल का होता है। फिर आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है भैया। तो यहाँ पे क्या होता है कि बाउंड्री के अलावा हम अपना जो है देश विदेश से भी जो इनकम, सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर फाइनल कह लो, फिनिश्ड कह लो, एक ही बात है, प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्रीज सिटीजन, चाहे वो देश में हमारे काम कर रहे हैं या फिर कहीं और काम कर रहे हैं, यूएसए में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे सारे सिटीजन्स की, वो सिटीजन्स तो हैं ही, भले बाहर जाके कमा रहे हैं, पैसा तो घर ही भेजेंगे। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में बाउंड्री का कोई लिमिटेशन नहीं है, हमारे यहाँ के सिटीजन कमाएंगे ही कमाएंगे, दूसरे देश में भी हमारे सिटीजन है वो भी कमाएंगे, उसका भी वैल्यू हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है, अपने जीएनपी में। तो जीडीपी और जीएनपी में अंतर सिर्फ इतना है कि जीडीपी बाउंड्री बेस्ड है कि जोग्राफिकल एरिया में ही निकाला जाएगा, और जीएनपी जो है वो जोग्राफिकल एरिया का बाउंडेशन उस पर नहीं है, हमारे सिटीजन चाहे कहीं से भी कमा के पैसा भेज रहे हैं तो वो जीएनपी में आएगा। फिर आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, ये क्या हुआ, अच्छा, तो जीडीपी का फॉर्मूला क्या होगा वो देख लो। तो जीडीपी का फॉर्मूला होगा इनकम अर्नड बाय सिटीजन इन अब्रोड माइनस इनकम अर्नड बाय फॉरेनर्स इन द कंट्री। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक भी है इस बुक में। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो हमारा जीएनपी में जो ऐड होगा ना, जीएनपी में, तो हमारे यहाँ के सिटीजन जो है देश विदेश में काम कर रहे हैं, तो वो तो पैसा भेज ही रहे हैं हमारे यहाँ, तो वो ऐड करेंगे। लेकिन जो हमारे देश में दूसरे देश के लोग आके काम कर रहे हैं, वो पैसा हमारा यहाँ से भेजते हैं दूसरे देश में, उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो जीएनपी का फॉर्मूला क्या बनेगा, जीडीपी प्लस इनकम अर्नड बाय सिटीजन इन अब्रोड, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ऐड हो जाएगा और यहाँ पे माइनस ये होगा। तो ये कुछ फॉर्मूला जो बनेगा वो एक्चुअली इन्होंने गलत लिख दिया है, कुछ इस प्रकार से बनेगा,
जीडीपी, जीएनपी का फॉर्मूला क्या होगा, जीडीपी प्लस इनकम अर्न्ड बाय सिटीजन इन अब्रोड माइनस इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर्स इन द कंट्री, उसको तो घटाना पड़ेगा, ठीक है। सो अब देखते हैं कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। जीडीपी तो हमने देख लिया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब ये जी जो है बदल गया है नेट में। तो नेट प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो जीडीपी में से डिप्रिसिएशन घटा दोगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि जीडीपी हमने ग्रॉस ऐसे जोड़ लिया सब कुछ, उसमें डिप्रिसिएशन नहीं घटाया, लेकिन हमारी मशीनें तो घिसी हैं, डिप्रिसिएशन तो आया है, तो उसको हम जब घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वही अगर बात करें नेट नेशनल प्रोडक्ट की, तो जीएनपी में से यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डिप्रिसिएशन घटा दोगे तो मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अगर वही बात करें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दोगे तो ये हमें मिल जाएगा। अब देखते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स जो भी सरकार को कंपनियां देती हैं, ठीक है, 30% के आसपास है वो, माइनस गवर्नमेंट की सब्सिडी घटा दोगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाएगा आपका। और वही अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो ये दिस इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। ये सवाल कई बार पूछा गया है, तो इसको आपको याद भी कर लेना है कि नेशनल इनकम क्या होता है। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। नाउ विल सी द हिस्टोरिकल रेफरेंस एंड मेजरमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम, ठीक है। इसका हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेशनल इनकम, भारत की नेशनल इनकम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। दादा भाई नौरोजी का नाम आता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सो दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट इंडियन, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। और कब, वे बैक, यानी कि 1868 में इन्होंने पहली बार ये कारनामा कर दिखाया था। और ये जो पब्लिश हुआ था ये फाइनली, इनकी एक किताब थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 में ये पब्लिश हुई थी। उसी में दादा भाई नौरोजी का जो नेशनल इनकम का एस्टीमेट था उसमें दिखाया गया था। फर्स्ट टाइम साइंटिफिक एस्टिमेशन जो हुआ नेशनल इनकम का, दिस वाज डन बाय VKRV राव। इन्होंने, राव साहब ने 1931-32 में साइंटिफिक एस्टिमेशन में, यानी कि एवरीथिंग इज़ लॉजिकल वाली बात की और लॉजिक के हिसाब से एस्टिमेशन जो है नेशनल इनकम का निकाला था। आफ्टर इंडिपेंडेंस द नेशनल इनकम कमिटी जो कि 1949 में बैठी थी, इट वाज फॉर्म्ड टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम एंड द कमिटी वाज हेडेड बाय PC महाबुलोनिस। इन्हें जो है ग्रेटेस्ट स्टैटिस्टिशियन का खिताब दिया जाता है और फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्ट बोला जाता है इनको। PC महाबुलोनिस ये बंगाल के, वेस्ट बंगाल के निवासी थे, ठीक है। फिर आता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है NSSO, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में। और 1950 में इस्टेब्लिश होने के बाद 2019 में NSSO को और CSO जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोलते हैं, जो कि मई 2, 1951 में बनी थी, इन दोनों को मर्ज किया गया था। और ये सवाल अभी भी पूछा जाता है, बहुत पोटेंशियल है इसका। NSSO और CSO को मिला के नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया गया 2019 में, ठीक है। सो एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 द स्टेट विथ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इज गोवा ड्यूरिंग 2019-20, ठीक है। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम 2021-22 के सर्वे के हिसाब से है ये, ठीक है, गोवा का है। और ये जो पीरियड था इसका, जब जिस पीरियड में ये हाईएस्ट निकला है वो 2019-20 का था। इकोनॉमिक सर्वे भले ही 21-22 में आई थी, बट ये पीरियड जो गोवा का था वो कब का कंसीडर किया गया था, 2019-20 का। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम बात करते हैं नेशनल इनकम का ही फर्दर। जो हमने देखा था कि नेशनल इनकम के मेजरमेंट के मेथड क्या क्या हो सकते हैं,
प्रोडक्शन मेथड हमने बात की थी कि जितना प्रोडक्शन हुआ है उसकी मॉनेटरी वैल्यू को ऐड कर दो, मिल जाएगा। या फिर जितना इनकम हुआ है लोगों को, सबको, पूंजीपति हो, लेबर हो, सबको मिला दो तो भी ऐड कर दो तो नेशनल इनकम निकल जाएगा। या फिर कितना खर्च हुआ है टोटल, उस मेथड से भी निकाला जा सकता है। तो तीनों मेथड से नेशनल इनकम को निकाला जा सकता है। और निकालने का जो एक एक करके डिटेल में जाने तो प्रोडक्ट मेथड की बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, द फॉलोइंग 3 सेक्टर्स आर इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट मेथड, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी वाली, सेकेंडरी यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्सरी यानी कि सर्विस सेक्टर। इन तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन को एग्रीगेट कर दिया जाए, एनुअल वैल्यू उनके गुड्स एंड सर्विसेज का जोड़ दिया जाए फाइनेंशियल ईयर में, तो हमें प्रोडक्ट मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम। फिर बात आती है भैया इनकम मेथड की। तो इनकम मेथड में क्या होता है, व्हेन नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स इनकम। पर्सन्स में यहाँ पे हर आदमी की इनकम अगर जोड़ दोगे, उसमें उद्योगपति भी होगा, लेबर भी होगा, समाज का हर वर्ग होगा, तो सबको जोड़ दोगे उनके इनकम को तो आपको पता चल जाएगा क्या, नेशनल इनकम। बट यहाँ पे बात एक है ध्यान देने वाली, नोट के तौर पे लिखा गया है दैट under income method the transfer payments, that is pension, employment allowance etc., and income earned from illegal activities are not included in national income। ठीक है, क्योंकि उसका पता ही नहीं चलता, इलीगल एक्टिविटी का पता ही नहीं चलेगा, लीगल वो है ही नहीं, तो उसे नहीं इंक्लूड किया जाता है। ये एक लिमिटेशन है। वही बात करें एक्सपेंडिचर मेथड की, तो अंडर एक्सपेंडिचर मेथड ऑल स्पेंडिंग ऑफ इकोनॉमी बाई हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, चाहे वो हाउस होल्ड है, चाहे कंपनी है, फर्म है, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज क्या खर्चा कर रही है, सबको जोड़ दोगे ऑल टुगेदर तो आपको नेशनल इनकम इससे भी निकाला जा सकता है। बट नोट यहाँ पे भी है दैट इन एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि इस मेथड में द एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड, तो ये इसका लिमिटेशन है। ठीक है, शेयर या फिर बॉन्ड खरीदते हो तो वो जो आप पैसा एक्सपेंडिचर के तौर पे लगाते हो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गया। थर्ड चैप्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जिसे अगले वीडियो में मैं कवर करा दूँगा। बाय बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो भाई मेरे, बाय।